गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप लोग। ये जो एसएससी जेई का सीरीज है, ये कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर का सीरीज है। हम यहाँ पे मिसलिनियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके दोस्तों, वो भी लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये मिसलिनियस का लेक्चर सेकेंड है। अगर आप फर्स्ट नहीं देखे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये PYQ सीरीज है। इसमें लेक्चर वाइज आप नहीं देखिएगा तो भी कॉन्सेप्ट समझने में, चीज़ों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एग्ज़ाम सिर्फ एसएससी जेई के लिए नहीं है, बट बीपीएससी के लिए भी है, आरआरबी जेई के लिए भी है। ओके, और जितना भी पीएससी जेई है और एई, सभी एग्ज़ाम के लिए है। और मेनली पीएसयू के लिए तो ये फ्रूटफुल है। ओके दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि टेक्निकल में सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो सकता है, बट जो भी आपका आईएएस कोड है, और जो भी टर्म है, वो चेंज नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है। सो दोस्तों, हम आज स्टार्ट करते हैं फिर से मिसलेनियस क्वेश्चन का सीरीज। और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम डेट 27 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में पेपर हो जाएगा। तो इसलिए हम लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है। क्योंकि सिर्फ आपको बीएमसी ही नहीं, ऑल सब्जेक्ट कवर करना है, उसके साथ साथ नॉन टेक्निकल भी स्टडी करना है। और जो भी यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा आपको, वो मेडिजी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। मेडिजी बुक और प्लस साइट एक्सपीरियंस 100%, क्योंकि मुझे साइट एक्सपीरियंस है। ओके दोस्तों, अगर हमसे कोई कम्युनिकेशन मिस्टेक हो जाए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने एरर हर किसी से होता है। तो हम आज का क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। दोस्तों, क्वेश्चन रीड करने से पहले आप जो भी है पीसफुल माइंड से क्वेश्चन रीड करोगे। ओके, अकॉर्डिंग टू IS 6541962, the maximum water absorption percentage of class AA type Bangalore pattern tiles। देखिए, यहाँ पे टाइल्स की बात हो रही है। ओके, टाइल्स में भी बहुत प्रकार की टाइल्स होती है, और यहाँ पे आप अगर फिनिशिंग का काम करोगे ना, तो ये सब आपको स्टडी करने को मिलेगा साइट पे। ओके, कौन सी टाइल्स को हम वाटर टेस्ट करते हैं, ठीक है। जो ए टाइप टाइल्स रहता है उसमें जो वाटर अब्जॉर्प्शन रहता है, अब्जॉर्प्शन वो कितना रहता है? 18% रहता है, वो ए टाइप में। ओके दोस्तों, और सिर्फ ए टाइप में जो रहता है उसमें कितना रहता है, आप हमें कमेंट करके बताओगे। इसमें 20% होना चाहिए। चलिए, मैं यहाँ पे आपको मस्त पीपीटी के साथ समझा देता हूँ। ये देखिए टाइल्स, ये आप लोगों को समझने के लिए।
समझने के लिए मैं टेरिस का टाइल्स लिया हूँ। ओके, अगर ज़्यादा टाइल्स वाटर अब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, वो फ्लडिंग क्रिएट कर देगा। तो आपका जो भी है टाइल का स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। ओके, इसलिए हम जो टेस्टिंग करते हैं ए एम मंगलोर टाइल्स में सिर्फ 18% ही वाटर अब्जॉर्ब करना है। अगर आप साइड पे जाओगे ना तो वाटर टाइल्स टेस्टिंग के लिए एक ड्रम रहता है। ओके, ये इसमें ना आप टाइल्स रख दोगे, यानी 24 आवर टू 1 वीक आप टेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके, आपको पता चल जाएगा कि टाइल्स की स्ट्रेंथ कितनी है। ये तो साइट की नॉलेज हो गई है। और एसएससी जेई के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि जो टाइल्स है और टाइल्स की इंग्रेडिएंट क्या क्या है। ओके, इंग्रेडिएंट प्लस आपको जो भी है उसमें परसेंटेज भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सी मटेरियल कितनी परसेंट यूज होता है। चलिए हम यहाँ पे कुछ आपको सिंपल साधा तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, आईएस कोड 6541962 के अकॉर्डिंग क्लास ए मैंगलोर पैटर्न टाइल्स की मैक्सिमम वाटर ऑब्जॉर्प्शन 18% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप शॉर्ट नोट बना सकते हो। ओके, इससे क्या रहेगा कि आपको चीज़ें ना थोड़ा सा रिटेन रखिएगा। ओके, क्योंकि आप हैंड राइटिंग करोगे तो इसमें कम से कम आप 80% तो ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हो अपने मेमोरी में। ओके, देखिए ये टेस्ट वेट कंडीशन के लिए होता है। ओके, बारिश में भटकाने वाली टेल्स पास नहीं होती है। दोस्तों, आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करिए या कोई इमोजी ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एक इमोजी दो ड्रॉप करिए 100%। इससे क्या होता है ना कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग भी हमारे सपोर्ट में हैं। तो काम करने में जो मज़ा है वो गजब हो जाता है, मीन्स यानी रॉकेट साइंस की तरह मज़ा आने लगता है। सो इसलिए आप कमेंट में एटलीस्ट इमोजी ड्रॉप कर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ आप लोगों को रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा रहा। तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हो सकता है आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम है या लेक्चर अच्छा ना लगे तो भी आप कमेंट या इमोजी ड्रॉप कर सकते हैं। हमें खुशी होगी आप लोगों की कमेंट और इमोजी देख के। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। The addition of a small portion of granite polishing waste in the design mix result in, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इम्प्रूव पैकिंग डेंसिटी। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज दे देता हूँ क्योंकि आप साइट पे जाओगे चाहे प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा हो। ओके, यहाँ पे ग्रेनाइट की बात हो रही है। इसमें क्या है, जो भी है स्ट्रेंथ वो हाई स्ट्रेंथ है। हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं पता है, किचन टॉप में। किचन टॉप में यूज किया जाता है क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। बट हम टेक्निकल बात समझेंगे कि देखिए हाई स्ट्रेंथ है जहाँ पे हमें हैवी लोड देना है। ओके, वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। और जहाँ पे हमारा जो क्लाइंट का बजट है, ओके, अगर उसका बजट सही है तो हम वहाँ पे भी प्रोवाइड
कर सकते हैं। ये तो साइट की नॉलेज हो गई। ओके। फिर इसका जो कटिंग होता है, कटिंग होगा, यानी सेपनिंग हो गया, मोल्डिंग हो गया, मोल्डिंग हो गया, हाफ सेट हो गया, ये इसको आप कटआउट बनाना चाहते हो, ये सब कौन काम करता है पता है आपको? यानी स्टोन फिक्सर करता है, यानी स्टोन मैन मेन रहता है, उसका ये काम है। आप बताओगे, साइज दे दोगे, या आपके पास ड्राइंग रहेगा, आप ड्राइंग दे दोगे, उसके अकॉर्डिंग वो अपना कटिंग वटिंग कर लेगा। बट आपको बताना पड़ेगा कि हमें हाफ मोल्ड चाहिए, हाफ मोल्ड, मोल्डिंग। ओके। अक्सर किचन काउंटर में हाफ मोल्डिंग ही आपको मिलेगा। ओके दोस्तों, तो हम क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आप लोग बोलिएगा कि रास्ते से थोड़ा भटक जा रहे हैं, बट हम एस एस सी जे ई के कॉन्सेप्ट ही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, ये पूछा गया है कि जो ग्रेनाइट का है, इसका वेस्टेज, वेस्टेज क्या है? क्योंकि ग्रेनाइट क्या है, एक हैवी मटेरियल है, यानी हाई स्ट्रेंथ है इसमें। ओके। जहाँ पे इसका वेस्टेज भी जाएगा, तो वो भी क्या है, वो अपने साथ स्ट्रेंथ भी लेके जाएगा, यानी पाउडर टाइप का। वो हम मिक्स कर रहे हैं किसमें? कंक्रीट मिक्स में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंक्रीट डिजाइन मिक्स में हमें देना है। ओके, डिजाइन मिक्स में। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि हमें ग्रेनाइट में ऑलरेडी हाई स्ट्रेंथ मिल रहा है और कंक्रीट में हमें मिक्स करना है। तो आप हमें बताइएगा कि क्या करना है। तो ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, हायर वॉइड रेशियो, ये ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन देखिए, लाइटर कंक्रीट, नहीं, ये हल्की नहीं हो सकती है, क्योंकि ये हैवी वेटेड है और हैवी स्ट्रेंथ भी है, डिक्रीज स्ट्रेंथ, ये तो गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन ए इज। ओके। हम यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक समझा देता हूँ फनी टाइप में, ताकि आप लोगों को बोरिंग ना हो। कॉन्सेप्ट समझो बॉस। ग्रेनाइट पॉलिशिंग वेस्ट के इक्वल टू वेरी फाइन पाउडर मटेरियल है, ठीक है। कंक्रीट डिजाइन मिक्स में क्या होता है? सीमेंट होता है, फाइन एग्रीगेट जिसको हम सैंड बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट जिसको हम एग्रीगेट बोलते हैं। ओके। वो भी डिपेंड करता है साइज पे, कितना है, 10 mm है या 20 mm है, ओके, या 25 mm है या 40 mm है। मैं इस सब का साइज बता दिया हूँ, आप हमें यूज बता दोगे कि हम कहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि हम कंक्रीट में इस सब का साइज के बारे में ना प्रॉपर मैं बता दिया हूँ। क्योंकि देखो, अगर आप साइट पे जाओगे ना, तो जितना भी है साइज, उसका ना अलग अलग यूज होता है। आप एक ही प्लेस पे कोई भी साइज का कंक्रीट नहीं प्लेस कर पाओगे, यानी एग्रीगेट नहीं प्लेस कर पाओगे। सबका स्ट्रेंथ अलग है, कैरेक्टरिस्टिक अलग है। सो दोस्तों, आपको साइज ऑफ एग्रीगेट भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। कंक्रीट डिजाइन मिक्स इक्वल टू सीमेंट हो गया, फैन एग्रीगेट हो गया, कोर्स एग्रीगेट हुआ, प्लस वाटर, ये तो हो गया। एडमिक्सचर कभी कभी हम यूज करते हैं। ओके। जब इस वेस्ट को थोड़ा थोड़ा मिक्स में डाला जाता है ना, तो क्या होता है? फाइनल पार्टिकल फिल द voids बिटवीन सैंड एंड एग्रीगेट। ओके, मतलब जैसे एक इंजीनियर साइट पे चटनी बना रहा है, ओके, बड़े एग्रीगेट के बीच में ये फाइन पार्टिकल्स घुस जाता है। और इसे प्रैक्टिकल आपको समझना है, तो ये देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, ये कंक्रीट मान लो, सपोज दैट, समझने के लिए। और यहाँ पे जो छोटा छोटा
जो पाउडर टाइप का उड़ के आता है, जो भी है, उसे हम ग्रेनाइट पाउडर मान लेते हैं। सो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए, ग्रेनाइट वेस्टेज से क्या फ़ायदा है। देखिए, इम्प्रूव पैकिंग डेंसिटी। ओके, करेक्ट है ये एसएससी जेई का पीवाईक्यू है और ये मिसलिनियस क्वेश्चन सीरीज है दोस्तों। वो भी लास्ट 5 ईयर। प्लीज आप लोग अपना रिस्पॉन्स हमें कमेंट करके या कोई इमोजी ड्रॉप करके ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि हमें पता है कि आप लोग जो भी देख रहे हो फ्रेशर स्टूडेंट हो, तो आप टेंशन ना लो कि हम कोई भी चीज़ें बीच में स्किप कर देंगे, नहीं, हमें पता है। क्योंकि हम आपको साइट एक्सपीरियंस का नॉलेज देंगे आपको। Alloys often called metal. Alloy metal contain how much percentage of copper? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर ए इज 78% टू 89%। यहाँ पे देखिए, मैं एक्सप्लेन किया हूँ। मंट्स मेटल यानी इंजीनियर का गोल्डन बुआ। मंट्स मेटल इज टाइप ऑफ ब्रास एलॉय। ब्रास एलॉय क्या होता है, आप केमिस्ट्री में अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे दोस्तों। इसमें होता है अप्रॉक्स 60% कॉपर और 40% जिंक, बट वेरिएशन एग्जिस्ट। प्रैक्टिकल फॉर्म में कॉपर का 78% टू 89% तक होता है, डिपेंडिंग ऑन द यूज होता है। देखिए, अगर सिप में करिएगा तो 89% आपको कॉपर यूज करना पड़ेगा। ओके, बोल्ट में भी वही सिस्टम होगा, और मेरिन फिटिंग में तो 100%, 89% आपको यूज करना पड़ेगा कॉपर, क्योंकि ये क्रोजन रेसिस्टेंट होता है, समुद्र का दोस्त होता है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। मेरी मीन्स शिप का जो भी है पार्ट्स, वो अक्सर उसमें कॉपर की मात्रा कितना रहती है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन किया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं वो सी है। ओके, मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, ये सी दिख रहा है, ये है क्या है, कॉपर मेटल है। मंच मेटल में कितना कॉपर होना चाहिए, आप हमें बताइए कमेंट करके। 89% होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी लोकेशन आप देख रहे हैं वो मेरिन लोकेशन है, या इसको आप कोस्टल एरिया बोल सकते हैं। उसमें जो भी है सी वाटर के बारे में आपको स्टडी किए होंगे, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें क्रोजन होने का चांस कितना परसेंट रहता है। आप हमें परसेंटेज कमेंट करके बताओगे। ओके दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। Polyethylene and polyvinyl chloride lead resin are used in various parts of building areas for। देखिए, पोलीविनिल एक तो प्लास्टिक मटेरियल है। ओके, आप कंक्रीट का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगाओगे दोस्तों। स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी ये नहीं है ऑप्शन बी। ऑप्शन देखते हैं, टर्माइट
टर्माइट प्रूफिंग, देखिए टर्माइट में वो टर्माइट ट्रीटमेंट आता है, टर्माइट ट्रीटमेंट होता है। और ये क्यों होता है पता है आपको? जैसे कोई फंगस है या कोई रेप्टाइटल्स है, उससे बचने के लिए हम टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। देखिए वाटर प्रूफिंग, ये प्लास्टिक पॉलीथीन प्लस यहाँ पे जो क्लोराइड की रेजिन है, ये इसमें यूज होता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप टेंशन न लीजिए। स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ पे देखिए वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड है, तो जहाँ पे हम प्लम्बिंग का काम करते हैं, ये वाटर प्रूफिंग तो दिख ही रहा है। ये ऑप्शन ए देखिए, स्ट्रक्चरल डक्टिलिटी। हाँ, हाँ तो कई बाद में बात करते हैं। स्ट्रक्चरल डक्टिलिटी, ये गलत क्यों है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सिंपल सी लॉजिक है, इसमें कोई आपको उतना कुछ नहीं बनाना है। अगर आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ओके बॉस, डक्टिलिटी का मतलब होता है मटेरियल का खींचना बिना टूटे। ओके, प्लास्टिक खींचता तो है, लेकिन बिल्डिंग डक्टिलिटी में इसका कोई खास रोल नहीं है। सिविल इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हो तो कंफ्यूजन में मत पड़ो। ओके, सेकंड देखिए टर्माइट प्रूफिंग। ओके, टर्माइट प्रूफिंग में वुड ट्रीटमेंट यूज होता है। पॉलीथिलीन और पीवीसी का इसमें कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, ये प्लास्टिक है। टर्माइट तो इसमें खाती ही नहीं है। वाटर प्रूफिंग, ये लो बॉस, सही ऑप्शन मिल गया। पॉलीथिलीन शीट और पीवीसी मेम्ब्रेन को हम साइट पे डंप प्रूफिंग कोर्स यानी डीपीसी रूफ्स और टॉयलेट वाटर प्रूफिंग में यूज करते हैं। सही है, मतलब पानी का कोई चांस नहीं। जैसे मम्मी किचन स्लैब पे प्लास्टिक शीट बिछाती है पानी से बचने के लिए, वैसे ही बिल्डिंग में भी ये रेजिन पानी रोकने का काम करता है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, ये गलत क्यों है, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। अरे भाई, पीवीसी और पॉलीथिलीन को कब से कंक्रीट समझने लगे? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए आरसीसी स्टील चाहिए, ये प्लास्टिक नहीं। इससे तो लंच बॉक्स बनता है। तो दोस्तों ये फनी टाइप का है, तो आप इतना सीरियस ना लो, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़िए। ये देखिए ये छत है, ये जो भी है आप देख रहे हैं, ये वाटर ड्रॉप है। जब छत यानी जिसको सीलिंग बोलते हैं, सीलिंग में लीकेज होता है, तो वाटर ड्रॉप ऐसे ही देखने को मिलेगा। ओके, क्यू सॉल्व करो, लीकेज से बचो, और एसएससी और एसएससी जेई में सिलेक्शन लो, दोनों काम हो जाएगा। दोस्तों अगर ये अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में इस टाइप का इमोजी हमें भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं, और क्वेश्चन जो भी रीड करिए एकदम शांत होके पीसफुल माइंड से आप क्वेश्चन रीड करिए। एज पर आईएएस कोड 383 1970, द ग्रेडिंग लिमिट, percentage of
Find aggregate in John second which are passing through 4.75 mm sieve each. इसका जो करेक्ट आंसर है 92-40% पास होना चाहिए मटेरियल। फाइन एग्रीगेट की बात हो रहा है, सेंट की बात हो रहा है, तो प्लीज आप क्वेश्चन पहले समझ लें। तो जो सिर्फ टेस्ट में मटेरियल पास होगा यानी 90 to 100% पास होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, मैं आपको कुछ लॉजिक बता देता हूँ। एज पर आई एस कोड 383 1970 का काम है फाइन एग्रीगेट का ग्रेडिंग चेक करना। ये बताता है कि सेंट जॉन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ में कौन सी कैटेगरी में फिट होती है। जॉन सेकेंड फाइन एग्रीगेट के लिए जो पार्टिकल 4.75 mm सी से पास हो रहे हो उनका जो पासिंग परसेंटेज या रेंज होता है वो 90 to 100% होता है। दोस्तों, आप ना शॉर्ट नोट्स बना लो क्योंकि ये मिसलिनियस क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट सारी सैंड यानी 90 to 100% यानी 4.5 mm सी साइड से निकल जाती है जॉन सेकेंड में। यहाँ पे देखिए मस्त पीपीटी में बना के लेके आया हूँ। देखिए ये भी खुश है क्योंकि ये जॉन सेकेंड में कंस्ट्रक्शन का काम करवा रही है। हम इसे साइट इंजीनियर बोलते हैं। ओके, इतना तो आपको पता ही है। फ्रेशर इंजीनियर हम इसको बोलते हैं। फ्रेशर क्यों बोलते हैं, आप लोगों को लॉजिक लग गया होगा। तो देखिए क्यू का सिव टेस्ट एसएससीजी 2022 में पूछा गया है जॉन 2 के लिए। 90% to 100% पास कर गया। ये देखिए ये छन्नी है, इसे हम सिव बोलते हैं। ओके, सिव बोलते हैं और उसे छन्नी बोलते हैं। तो छन्नी होते हैं जैसे आटा चालते हैं ना, आटा जो चालते हैं यानी चालते हैं, उसी टाइप हम फाइन एग्रीगेट को भी चालते हैं। इसमें जो गिरना चाहिए यानी 4.75 mm की और 90% to 100% पास होना चाहिए फाइन एग्रीगेट। ओके दोस्तों, आई होप कि ये भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट नहीं कर सकते हो तो आप एटलीस्ट इमोजी ड्रॉप कर सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा, आप पढ़िए। और क्वेश्चन जब भी पढ़ोगे, चाहे आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो या टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो या टेस्ट सीरीज लगा रहे हो या फिर आप मेन एग्जाम में हो, आप जो भी क्वेश्चन रीड करोगे ना, एकदम शांत होके आप क्वेश्चन को ना समझने का कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना तो आपको ऑप्शन ढूंढने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑप्शन वैसे ही आपको दिख जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर डैम प्रूफ कोर्स इज, देखिए डीपीसी। डीपीसी का मतलब है डैम प्रूफ कोर्स। इससे क्या होता है, जो भी मेरा जो वेट कंडीशन रहता है
वो वेट चीज हमें ऊपर तक नहीं जाने देता है। मीन्स ये डीपीसी मान लीजिए, डीपीसी से ऊपर नहीं जा सकता है। ओके। और दूसरा ये भी है, जो क्रैक डेवलप होता है, क्रैक डेवलप इन वाल अगर हम डीपीसी देंगे तो ये क्रैक डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर क्रैक डेवलप होगा भी तो मान लीजिए कि ये देखिए, ये वॉल है आपका और हम यहाँ पे डीपीसी दिए हैं। ओके, डीपीसी दिए हैं। अगर मेरा वॉल यहाँ पे क्रैक हो रहा है ना, तो बस यहीं तक होगा, क्योंकि डीपीसी है तो इससे ऊपर जो भी है वो सेफ रहेगा मेरा। ओके, तो इसमें भी काम करते हैं। ये तो आपका साइट नॉलेज हो गया। हम एसएससी जेई का भी बात कर लेते हैं। आप लोग बोलिएगा कि थोड़ा टाइम बर्बाद हो रहा है, नहीं, बट आप साइट पे मेजरमेंट करोगे तो देखिए, अगर आप कहीं भी चले जाओ तो जो भी मेजरमेंट होता है वो स्क्वायर फीट में होता है। ठीक है, अक्सर स्क्वायर फीट में ही होता है, बट एज ए इंजीनियर आप जाओगे साइट में तो आपका जो भी है ये फीट और इंच आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इससे बचने के लिए जो भी मेजरमेंट करते हो ना, वो मेजरमेंट करते हो आप किसमें करते हो, स्क्वायर मीटर में करते हो आप। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज स्क्वायर मीटर, या स्क्वायर फीट भी रहे तो भी आंसर सही होगा। देखिए, किलोग्राम में ये क्या होता है, हम वेट मेजर करते हैं। ओके, क्यूबिक मीटर में क्या मेजर करते हैं पता है आपको, एक्सकेवेशन मेजर करते हैं। ओके, चलिए हम यहाँ पे कुछ फनी टाइप का एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं। डैम प्रूफ कोर्स यानी डीपीसी क्या करता है, पानी को बोलता है आगे से एंट्री बंद है भाई, और डीपीसी फ्लोर या वॉल के बेस पे हॉरिजॉन्टल लेयर में लगाया जाता है। तो नेचुरली एरिया का मेजरमेंट होता है, वो वॉल्यूम या वेट का नहीं होता है। इसलिए बॉस, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोटेक्टिव लेयर है। स्क्वायर मीटर हो गया या स्क्वायर फीट हो गया। ओके, ये दोनों आप याद रखोगे एग्जाम पर्पज से भी और इंटरव्यू पर्पज से भी। और साइट पे जाओगे तो आपको कैलकुलेशन ऐसे ही करना पड़ेगा। देखिए, एसएससी जेई पीवाईक्यू 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। व्हाई इज सो डिफिकल्ट डीपीसी मेजरमेंट, यूनिट स्क्वायर मीटर है या आप स्क्वायर फीट भी कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ओके, यहाँ पे देखिए, ये आपकी साइट की काम हो रही है, ये अभी स्ट्रक्चर की काम चल रही है। ओके, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फ्लाई एश इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या चीज़ का है आप हमें बता सकते हैं। देखिए, फ्लाई एश इज ए बाय प्रोडक्ट, इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। कोल को हम कोयला बोलते हैं। आप थोड़ा
ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो बात हो रही है वो प्लांट की बात हो रही है। प्लांट्स, प्लांट्स मीन्स पौधा नहीं, इंडस्ट्रियल प्लांट लिख देता हूँ। इंडस्ट्रियल प्लांट की बात हो रही है। वहाँ पे जो भी है काम होता है और जिससे निकलता है ये फ्लाई एश, वो कोल की इंग्रेडिएंट, यानी कोल का जो भी है वेस्ट जो उड़ के निकलता है इंडस्ट्रीज में, वही क्या होता है ना, उड़ उड़ के, जैसे मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे स्टोर हो जाती है ना, वैसे ही ये स्टोर हो जाता है इंडस्ट्रियल यूज में। ये देखिए लैम्प, लैम्प में भी हम यूज करते हैं बट कम मात्रा में जिप्सम। ये नहीं होगा पिग आयरन। पिग आयरन के बारे में मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन किया हूँ तो आपको पता होना चाहिए। फ्लाई ऐश का फुल नाम होना चाहिए कोल की राख जो सीमेंट का जुगाड़ू दोस्त बन गया। जब थर्मल पावर प्लांट में कोल जाता है बिजली बनाने के लिए, तब हवा में उड़ता है एक पाउडर टाइप मटेरियल फ्लाई ऐश। देखिए थर्मल पावर प्लांट में जहाँ पे बिजली बनता है, ओके, ये वैसे ही है जैसे चाय बनाते वक्त ऊपर का मलाई, बस यहाँ मलाई नहीं राख होती है। सीमेंट ब्रिक ब्लॉक्स में इसका मस्त यूज होता है। इको फ्रेंडली भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। दोस्तों आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ज़रूरत है तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम इजी और सिंपल वे में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बाकी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो, चीज़ें पता रहेगा कि रियल में क्या होता है। ओके। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए फ्लैश ऐसे एसएससी जी क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये थर्मल पावर प्लांट है। यहाँ से क्या निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है यहाँ से ही। ये जो आप देख रहे हैं ना इस टाइप का ये तो क्या है, चिमनी इसको बोलते हैं। ओके। इसी इंडस्ट्रियल प्लांट से ये फ्लाई ऐश बनता है। ओके। और ये किस में काम आता है, सीमेंट में काम आता है। ओके। ब्रिक में काम आता है, ब्लॉक्स बनाते हैं जैसे एएसी ब्लॉक्स बनता है, उसमें भी काम आता है, यानी यूज करते हैं हम। ओके दोस्तों, कोल से निकला फ्लाई ऐश एग्जाम में पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए, क्या है क्वेश्चन। एज पर IAS कोड 2386 पार्ट 3 1963 द फ्लोइंग formula of aggregate is given for net weight of aggregate in kg by capacity of container। देखिए जहाँ पे कंटेनर या कोई चीज बड़ा, सॉरी दोस्तों, देखिए ये कंटेनर टाइप का ही है, यानी बल्क यूज में हो, ये लोग काम में हो,
इसमें काम काम में लेते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए। ओके, चलिए हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अकॉर्डिंग टू IAS कोड 2386 पार्ट 3 1963, bulk density is defined as mass of many particles of the thermal divided by the total volume they occupy. Okay, the formula used bulk density यानी mass of aggregate kg by volume of container. Okay, since only dm क्यूब होता है। ओके दोस्तों, आई होप कि ये चीज़ आपको पता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे। आइए इसको बल्क डेंसिटी फार्मूला यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। नेट वेट ऑफ एग्रीगेट बाय वॉल्यूम पर लीटर। ये 15 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था 2022 में, ये आफ्टरनून का क्वेश्चन है, तो सो आप रीड करिएगा। ये देखिए, ये नॉर्मल सिर्फ समझने के लिए मैं बताया हूँ आपको। हम इसको ब्लैंक्स कैसे करेंगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आप रीड करिए, और वो भी बहुत आराम से प्यार से रीड करिएगा, ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। एज पर IAS कोड 383 in 1917, in how many zones are the grading limit of fine aggregate distributed? देखिए, ये 4 जोन होता है, पहले भी ये पूछ लिया गया है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लॉजिक समझा देता हूँ। एज पर IAS कोड 383 1970 ने फाइन एग्रीगेट को 4 जोन में डिवाइड किया है। जस्ट लाइक स्प्लिटिंग योर छोटी सी कंक्रीट टीम इनटू 4 बैटिंग ऑर्डर। दीज आर: जॉन 1 सबसे कोर्सर मोटा भाई, जॉन 2 मीडियम कोर्सर, जॉन 3 मीडियम फाइन, ओके, जॉन 5 सबसे फाइन नरम भाई। ओके दोस्तों, मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ ऑलरेडी, तो प्लीज आप लिखिएगा यहाँ पे लिखिए। IAS कोड 83 सॉरी IAS कोड 383 1970 जॉन ऑफ द फाइन एग्रीगेट एक्सप्लेन। देखिए, जॉन 1 है, इसको मैं जस्ट मोटा भाई बोला हूँ। जॉन 2 में इसमें क्या है, जो सिप साइज होना चाहिए आपका, जो 5 मैक्रॉन पास होना चाहिए, जॉन 2 में उससे भी लेस होना चाहिए, यानी लेस देन 7 सॉरी 4 लेस देन 4.75 मैक्रॉन। और इसमें आप हमें कमेंट करके बताओगे। ओके दोस्तों, क्योंकि ये SSC JEE 2022 का क्वेश्चन है, तो आप मजाक में न लीजिए। और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, और कमेंट करके हमें बताइए। लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन फिर दोबारा वही रिपीट हो गया है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया है इसका, बाकी सेम टू सेम है। इसका भी 4 आंसर है, एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा आपका। दोस्तों, आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, यह सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप कमेंट नहीं तो इमोजी ज़रूर हमें ड्रॉप करिए। ओके।
अगर आपको कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है या समझने में